ये झूठ है। मुझे लगता है कि जो बातें कही जा रही हैं वे बुरी हैं, वे आहत करने वाली हैं। वे चार्ली किर्क की विरासत, एक इंसान के तौर पर वे जैसे थे और जिन मूल्यों के लिए वे खड़े थे, उन सब के लिए नुकसानदेह हैं। मैं उन लोगों की निंदा करता हूं जो यहां झूठ फैला रहे हैं, जबकि हमारे पास ऐसे निर्विवाद सबूत हैं जो प्रारंभिक सुनवाई में अदालत में साफ तौर पर सामने आए हैं। हम चार्ली किर्क के असली हत्यारे का पर्दाफाश करने वाले हैं। अब समय आ गया है। हम महीनों से एक गहरी और विस्तृत जांच पर काम कर रहे हैं। ये वो नहीं है जो आप आज सोच रहे हैं। हम चर्चा करेंगे कि चार्ली किर्क की हत्या के पीछे वास्तव में कौन था। कैंडेस ओवेंस। ये द बेन शपीरो शो है। इंटरनेट कैंडेस ओवेंस के खिलाफ है। सच कहूँ तो मैं हर पल का आनंद ले रही हूँ, क्योंकि वो घिनौनी पॉडकास्टर चार्ली किर्क की मौत से पैसे कमा रही है और उसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। वो खुलेआम झूठ बोलकर अधिक अराजकता फैला रही है। अगर आप इस चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो हम ये कहानी विस्तार से कवर कर रहे हैं और हम सबसे पहले लोगों में से थे जिन्होंने कैंडेस की असलियत उजागर की। लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। उन्हें समय लग रहा था, वे निश्चित नहीं थे। वे डरते थे कि कैंडेस अपने पागल समर्थकों को लेकर उनके पीछे पड़ जाएगी, इसलिए वे ज्यादा नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब बस लोग अब तंग आ गए हैं, खासकर जब टाइलर रॉबिन्सन की प्रारंभिक सुनवाई चल रही है और वो ऐसी बातें फैला रही है। एरिका किर्क को जिस तरह वो तबाह कर रही है, उसे देखना वाकई दर्दनाक है। हमारे पास बेन शपीरो जैसे लोग हैं जिन्होंने शायद अब तक का सबसे बेहतरीन मोनोलॉग बनाया, जिसमें उन्होंने कैंडेस ओवेंस की जमकर आलोचना की। हमारे पास ब्रैंडन टैटम है जो उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं और वो सामने आकर कह रहे हैं, हाँ दोस्तों, मेरा मतलब है मैं अब इसका समर्थन नहीं कर सकता। आपके पास चार्ली के सबूत हैं कि वो कैंडेस को संभालने या उनके दोस्त बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। कुछ लोग कैंडेस को पहले से जानते हैं और उनकी ऐसी कहानियां सुना रहे हैं जो चौंका देंगी। दोस्तों, पुशबैक टुडे एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड बहुत खास है, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि इंटरनेट आखिरकार हार मान ले और इस पागल झूठे का समर्थन करना बंद कर दे जिसने पिछले 1 साल में सिर्फ तबाही मचाई है। तो स्वागत है पुशबैक में। मैं हूं मीरा के, आपकी होस्ट। सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये है ब्रैंडन टैटम। जो लोग नहीं जानते, वो कैंडेस के अच्छे दोस्त हैं। चलिए सुनते हैं वो पियर्स मॉर्गन शो में क्या कहते हैं। और एक बार फिर मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा। मेरा मतलब है, क्या आप कैंडेस ओवेंस की निंदा करेंगे जो वो कर रही हैं? हाँ, मुझे लगता है इसकी निंदा करना आसान है। मैं कैंडेस की किसी भी गलत बात की निंदा करता हूं। आप जानते हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मेरे और उनके बीच जल्द ही यहां इस बारे में बातचीत होने वाली है कि क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके लिए यह फायदेमंद होगा कि उन्हें सच्चाई के बारे में, इन प्रक्रियाओं के काम करने के तरीके, जांच कैसे होती है, डीएनए सबूत कैसे काम करता है, इन सब की जानकारी दी जाए। और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता है, मुझे लगता है कि मेरे लिए और अन्य लोगों के लिए जो उन्हें जानते हैं, उनके साथ बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन सोशल मीडिया पर उनका नाम लेना फायदेमंद नहीं है। एरिका, टर्निंग पॉइंट और चार्ली ने भी ऐसा नहीं किया, भले ही चार्ली कई मामलों में कैंडेस से असहमत थे। मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि हम जो बातें कही जा रही हैं उनका पूरी तरह से विरोध करें। ये झूठ हैं। मुझे लगता है कि जो बातें कही जा रही हैं वे बुरी हैं, वे तकलीफदेह हैं। ये चार्ली किर्क की विरासत के खिलाफ हैं। वे जैसे इंसान थे और जिन बातों के लिए वे खड़े थे उनके विपरीत हैं। मैं उन लोगों की निंदा करता हूं जो यहां झूठ फैला रहे हैं, जबकि हमारे पास प्रारंभिक सुनवाई में अदालत में सामने आए निर्विवाद सबूत हैं। ट्रायल तक मामला गया तो हालात और बिगड़ेंगे और ज्यादा सबूत व गवाह सामने आएंगे। और इसलिए ये और जो सज्जन है जो शायद मेरे बगल में है, मुझे नहीं पता कि दर्शक इसे वैसे ही देख रहे हैं जैसे मैं देख रहा हूं, लेकिन कितना बड़ा मूर्ख है वो जो बैठकर खुश हो रहा है और उसे ये मौका मिल रहा है कि वो कह सके, मैं बहुत उत्साहित हूं कि मैगा आपस में लड़ रहे हैं। चार्ली के नाम का सहारा लेकर, जिन्हें सिर्फ सच बोलने के लिए मार दिया गया था। वो एक अच्छे इंसान थे, वो एक अच्छे पिता थे। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था और ये शर्म की बात है कि हम यहाँ बैठकर सिर्फ नफरत की निंदा भी नहीं कर सकते। हमें बताना पड़ता है कि क्या मागा है और क्या नहीं। ये मूर्खता है। ये एक अच्छा मुद्दा है। ये ब्रैंडन टैटम का अच्छा पॉइंट है। कैंडेस ने जो किया है वो ये है कि उन्होंने पूरे मामले को आपसी लड़ाई बना दिया है, बजाय इसके कि हम याद करें कि चार्ली क्या चाहते थे, जो सबसे ज्यादा था, लोगों को एक साथ लाना। अब चार्ली और कैंडेस की बात करते हुए एक बड़ा, बहुत बड़ा, एक मुख्य मुद्दा जो कैंडेस शुरू से ही कहती आ रही हैं, वो ये है कि वही चार्ली की असली सच्ची दोस्त थी। अब ध्यान रखें कि उन्हें चार्ली और एरिका की शादी में नहीं बुलाया गया था, जो थोड़ा अजीब है, और उन्हें उस बड़े समारोह में भी नहीं बुलाया गया था जो चार्ली की मौत के बाद उनकी याद में रखा गया था। इनमें से कुछ भी सच नहीं है। वो असल में उनकी दोस्त नहीं थी। सालों से उनकी दोस्ती धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन वो पोस्ट करती रहीं कि नहीं, हम सच में सच्चे दोस्त थे, मैं चार्ली की असली रक्षक हूँ। और अब एंड्रू कॉल्वेट ने अभी अभी सामने आकर पोस्ट किया है। ये उसी तरह की पोस्ट है जो वो करते रहे हैं। एक और लड़ाई चार्ली, मैं लड़ूंगा, मुझे इन राक्षसों से डर नहीं लगता, हम जीतेंगे। अब एंड्रू कूवे टर्निंग पॉइंट यूएसए से जुड़े कह रहे हैं, कैंडेस, तुम और चार्ली दोस्त नहीं थे। वो तुम्हें संभालते थे और बातों को हल्का और शालीन रखते थे ताकि तुम संगठन के खिलाफ ना हो जाओ।
मुझे पिछले 18 महीनों में से उनके जीवन के आखिरी 12 महीनों की सच्ची दोस्ती का सबूत दिखाओ। जाहिर है वो ये नहीं कर सकती, लेकिन एंड्रू पीछे नहीं हटते और असली सबूत भी पेश कर देते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, सब कुछ आपके सामने है। बेन शपीरो की पुष्टि हो गई है। हाँ, बहुत अच्छा किया। हम ग्राफिक अभी दिखाए या बाद में? रुको, मुझे कैंडिस की स्थिति समझनी है। मतलब चार्ली यहाँ मान रहे हैं कि उन्हें कैंडेस ओवेंस वाली पूरी स्थिति को कैसे संभालना है ये समझना है, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि सब कुछ काफी साफ है। कैंडिस के खिलाफ होना मुश्किल है क्योंकि वो गुस्से में रहती हैं और विरोध करने पर आपके खिलाफ झूठ भी गढ़ सकती हैं। जो भी इन सालों में उनके रास्ते में आया उसने ये महसूस किया। लोग कैंडिस को जवाब देने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि जो भी उनके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत करता है वो उसके साथ कितना नुकसान कर सकती है। और मुझे लगता है ये बात बिल्कुल साफ है। आप बार बार कह सकते हैं कि ये सच नहीं है और कि चार्ली से उनकी सच में दोस्ती थी, लेकिन मुझे लगता है अगर आप देख रहे हैं कि कैंडिस अभी क्या कर रही हैं और आपके पास थोड़ा भी समझ है तो आप समझ सकते हैं कि शायद, बस शायद, उसे चार्ली द्वारा संभाले जाने की जरूरत थी। उन्हें लगता है कि वे उनके खिलाफ नहीं थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कैंडिस उन पर और उनके संगठन पर टूट पड़े। और मुझे लगता है कि ये मैसेज, ये बात बहुत बहुत साफ तौर पर साबित करता है। मेरा मतलब है मुझे कैंडिस की स्थिति को सुलझाना है। कौन सी स्थिति? हम सब जानते हैं कि कौन सी स्थिति। लेकिन जैसा कि ब्रैंडन ने कहा, यहाँ मुद्दा सिर्फ आपसी लड़ाई के बारे में बात करना नहीं है। इसका उद्देश्य चल रही बातों को गलत साबित कर औरत को पागल दिखाना है। और बेन शपीरो ने, अगर मैं कहूँ तो, बहुत ही शानदार काम किया है कैंडीज द्वारा तही गई अलग अलग बातों को सामने लाने में और ये दिखाने में कि वे कितनी झूठी है। मैं आपको सलाह दूंगी कि खुद एपिसोड देखें, वो मास्टरपीस है। हम पूरी 1 घंटे की समीक्षा नहीं करेंगे, बस एक छोटा अंश दिखा रही हूँ। ये वही पोस्ट किया गया वीडियो है। आज का शो बेहद अहम है। हम चार्ली किर्क के हत्यारे का खुलासा करेंगे। महीनों जांच के बाद आज सच्चाई सामने लाएंगे। आज आप जिस शख्स के बारे में सोच रहे हैं वो नहीं है। हम चर्चा करेंगे कि चार्ली किर्क की हत्या के मास्टरमाइंड कैंडेस ओवेंस थी। ये द बेन शपीरो शो है। तो ये साफ तौर पर मजाक है। वे इसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, हम नहीं चाहते थे, लेकिन हम लगातार खोजबीन कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। हमने हर सुराग को पकड़ा है, जांच की हर दिशा को खंगाला है, ताकि असल में क्या हुआ उसकी तह तक पहुंच सकें। असल में, सच में क्या हुआ, असली में क्या हुआ। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कैंडिस ऐसे ही बोलती हैं। अगर हाल में आपको कैंडिस को देखना ना पड़ा हो तो आपके लिए अच्छा है। यही उनका अंदाज है। हमने सब पता कर लिया है। चार्ली किर्क की हत्या 10 सितंबर 2025 को हुई थी, लेकिन कहानी असल में उससे पहले शुरू होती है। 2025 की बसंत ऋतु में, जब कैंडेस ओवेंस, पॉडकास्टर, उनके ब्रांड को कुछ दिक्कतें आ रही थी। उन पर फ्रांस की फर्स्ट लेडी ने मुकदमा किया था। उनके मुख्य धारा के प्रायोजक उनसे दूर जा रहे थे। वो अपनी मानसिक स्थिति खो रही थी। वो लगभग सभी से झगड़ रही थी और फिर कुछ बदल गया। चार्ली किर्क की हत्या कर दी गई थी। आपको 10 सितंबर 2025 याद है? उनकी चार्ली किर्क की कवरेज ने उनके दर्शकों को फिर से जोड़ दिया और रिकॉर्ड मर्चेंडाइज बिक्री करवाई। ये उन्होंने खुद कहा था, मैंने नहीं, ये उन्होंने कहा था। और इसी ने उन्हें अमेरिका की सबसे बड़ी कहानी की मुख्य किरदार बना दिया। मेरा मतलब, वो इस साल मई में गई थी। हमारी वेबसाइट पर आज मर्चेंडाइज बिक्री के इतिहास का सबसे बड़ा दिन बनने जा रहा है। हम आप सभी से बहुत प्यार करते हैं कि आपने सिर्फ उन लोगों को चिढ़ाने के लिए मर्चेंडाइज खरीदी जो मर्च बॉयकॉट ही मांग कर रहे थे। याद दिला दूं कि कैंडिस ही वो है जिन्होंने एरिका कुक का जमकर मजाक उड़ाया था जब उन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए के मर्च की अच्छी बिक्री के बारे में बात की थी। अब एरिका कुक का एक वीडियो बहुत वायरल हो गया उन लोगों के लिए जो उन्हें फॉलो नहीं करते, और जाहिर है हमें इस बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। चार्ली कुक की मौत के कुछ ही दिनों बाद उनका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो टर्निंग पॉइंट यूएसए के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी और वो कह रही थी, हमारी मर्चेंडाइज सबसे ज्यादा सफल हो रही है। और लोग हैरान थे कि वो मौत के तुरंत बाद मर्च के बारे में कैसे बात कर सकती हैं। जब आप सोचते हैं तो एहसास होता है कि मर्चेंडाइज एरिका के लिए टर्निंग पॉइंट यूएसए मूवमेंट का प्रतीक है जो अमेरिका के युवाओं में ईसाई धर्म लौटा रहा था। और इसलिए जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसका जश्न मना रहे हैं, मर्च खरीद रहे हैं, उसे गर्व से पहन रहे हैं, तो ये वही चीज है जिसे एरिका मानती थी कि चार्ली भी इसका समर्थन करते। तो ये सब समझ में आता है कि वो वहां पर हैं और कह रही हैं, वाह, ये कभी भी पैसों के लिए नहीं था, ये पैसों के लिए नहीं है, एरिका किर्क ठीक रहेंगी। अगर चार्ली ने पहले ही काफी पैसे नहीं कमा लिए होते तो भी अमीर लोग एरिका किर्क का बाकी जिंदगी ख्याल रखते। ये कभी भी पैसों के लिए नहीं था, ये असल में उस मिशन का जश्न मनाने के लिए था जिसके पीछे चार्ली थे। लेकिन जाहिर है कैंडिस को इसकी कोई परवाह नहीं है। कैंडिस का अपनी मर्च पर गर्व करना उसके मिशन से नहीं जुड़ा, बस सचमुच पैसों से जुड़ा है। और तुम्हें देखना होगा कि पैसे की संरचना कैसी है। तुम्हें इसका पीछा करना होगा, तुम्हें इसका पीछा करना है, बस इसका पीछा करो, ठीक है। इस कवरेज से जो कमाई होती है वो किसी इंसान के पास नहीं जाती, ये कई कॉर्पोरेट संस्थाओं के जाल से होकर जाती है, जैसे कि कैंडिस ओवेंस LLC। ठीक है, तो हम उन विवरणों में नहीं जाएंगे जिनके बारे में वो बात कर रही हैं। उसने शादी कर ली। आप पहले से ही जानते हैं कि कैंडिस कितनी अजीब है और हम एक पल में उसकी शादी कितनी अजीब है इस बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये कहानी सुने जो कोई कैंडिस के पुराने दिनों की कहानी बता रहा है। और चलिए इसे थोड़ा सा सामान्य से थोड़ा तेज देखते हैं। मैं ऐसा था, मैं बस चाहता हूँ कि वो जान ले, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं ये सब झेल चुका हूँ, ये बुरा है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ या जो भी हो। और मैंने कैंडिस के साथ भी ऐसा ही किया और सब ठीक था, हमारी अच्छी बातचीत हुई
और फिर करीब 6 हफ्ते बाद मुझे बस उसे कॉल करके उसका हालचाल पूछने की इच्छा हुई। तुमने एक बात कही जो मुझे सच लगती है। अगर आपने कभी भी कैंडिस के साथ समय बिताया है तो आप जानते हैं कि वो असाधारण है। मेरा मतलब है उसमें तो करिश्मा कूट कूट कर भरा है। वो बहुत स्पष्ट बोलती है, वो बुद्धिमान है, वो सुंदर है। मेरा मतलब है एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर उसमें सब कुछ है और मुझे पता था कि वो बहुत मशहूर होने वाली है। तो मैंने उसे कॉल किया और बस पूछा, हे कैसी हो? और वो बहुत ईमानदार थी। उसने कहा, पता है सब अच्छा नहीं है। मैंने पूछा क्या चल रहा है और उसने बताया सब कुछ बहुत कठिन है, मेरा गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। और मैंने कहा देखो, ये समय नए लोगों के लिए एक तरह का लिटमस टेस्ट सवाल है। जैसे अगर तुम्हारी कार कल खराब हो जाए तो क्या होगा? और कैंडिस ने मुझे बताया, मैं तो फंस जाऊंगी। मतलब मैं नहीं कर सकती, मैं कार की मरम्मत का खर्च नहीं उठा सकती। उसने कहा असल में मेरी एक टायर अभी पंचर है, मैं उसे ठीक नहीं कर सकती। सच में तो देखिए वो मशहूर हो रही है, वो टीपी यूएसए के लिए घूम घूम कर गोल रही है, लेकिन उसे लगभग कोई पैसे नहीं मिल रहे। वो अपनी कार का टायर भी ठीक नहीं कर सकती और इसलिए मैंने उसकी मदद करने का ऑफर दिया और मैंने उसे पैसे देने शुरू किए। ये कहानी मैंने कभी पब्लिकली नहीं बताई थी और मैंने बस इतना पूछा तुम्हें गुजारे के लिए क्या चाहिए, और उसने कहा मुझे हर महीने $1600 मिल रहे हैं, मेरा किराया उससे भी ज्यादा है, मैं अपने YouTube के मोनेटाइज होने का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? और उसने कहा मुझे गुजारे के लिए हर महीने करीब $1000 चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 2000 दूंगा। उसने पूछा किस लिए? मैंने कहा बस वही करो जो तुम कर रही हो, क्योंकि वो वाकई शानदार थी और मुझे लगा हमारी नॉन प्रॉफिट से हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने उसे बजट में शामिल कर लिया। वैसे और लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। अगर आपको ऐसे लोग मिलें जो अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको उनकी आर्थिक मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि ऑनलाइन अच्छा काम करने में कितनी मेहनत और प्रयास लगता है और इसके पीछे कितनी कम आर्थिक मदद मिलती है। आप हैरान रह जाएंगे। मैंने उसे पैसे देना शुरू किया और फिर एक समय पर उसने कहा क्या आप चाहते हैं कि मैं कन्वेंशन असिस्टेंस का समर्थन करूं? मैंने कहा अगर तुम चाहो तो कर सकती हो, लेकिन मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम टैलेंटेड हो, तुम महत्वपूर्ण हो, मुझे लगता है कि तुम मशहूर बनोगी और बहुत अच्छे काम करोगी। मैं बस मदद करना चाहता हूं। तो मैंने उसे पैसे दिए। मुझे ठीक से याद नहीं कि ये 1 या 2 महीने के लिए था, लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं था। और एक दिन मुझे उसकी तरफ से एक मैसेज आया जो अब तक मेरी जिंदगी में किसी से भी मिला सबसे ज्यादा तीखा मैसेज था। मतलब उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उसने कुछ ऐसा कहा, मुझे नहीं लगता कि आप वैसे हैं जैसे आप खुद को पेश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप सच्चे हैं। मुझसे दोबारा कभी बात मत करना। और सच में तुम्हारे चेहरे का जो भाव है वही मेरे चेहरे पर भी था। जैसे अचानक बिना किसी वजह के, बस क्या एकदम से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। और मैंने बस इतना कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? और उसने कहा, क्या मैं साफ नहीं थी? मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहती, मेरा नंबर डिलीट कर दो। और मैंने कहा, तुम पूरी तरह पागल हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये सब क्या है। और वो आखिरी बार था जब मैंने कैंडिस से बात की थी, सही है, लेकिन वही पहली बार था जब मुझे सबूत मिला कि वो साइकिक है। और इस कहानी का अगला हिस्सा कई साल बाद हुआ। मैं चार्ली को सामाजिक रूप से जानता था, राजनीतिक रूप से नहीं। हम साथ में शिकार किया करते थे, तो हम साथ में तीतर का शिकार और मछली पकड़ने जाते थे और मैं उसके साथ तीतर के शिकार पर था। ये वही समय था जब कैंडेस की कानिये के साथ बड़ी बहस हो रही थी। याद है उसने कहा था कि कानिये ने ब्रिजे का लोगो डिजाइन किया है और उसने मना कर दिया था। तो ये सब बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। अब चार्ली ने उसे अपनी कम्युनिकेशन डायरेक्टर बना लिया है। हम इस शिकार पर हैं, चार्ली वहां है, वो लगातार फोन पर है। वो मेरे पास आता है और बहुत अजीब सी बात कहता है। वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब मुझे तुम्हारे किसी भी काम से बुरा नहीं लगा जितना मुझे पता है। वो कहता है तुम्हें पता नहीं है? नहीं ठीक है, मतलब तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। और मैंने उससे थोड़ी देर बाद पूछा, मैंने कहा मुझे नहीं पता वो सब क्या था, लेकिन मेरे पास एक सवाल है। मुझे कैंडिस से एक बहुत अजीब सा मैसेज आया था। मतलब वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा मैसेज था। मैं तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसने फोन की तरफ इशारा कर कहा, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। और मेरे लिए वहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ, सही है। जैसे मैंने देखा, ठीक है, मुझे नहीं पता उसके और चार्ली के बीच क्या चल रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है और वो बहुत बेरहम हो रही है। वो मेरे साथ भी बुरी और बेरहम थी। फिर वो प्लेगर यू चली जाती है और मैंने प्लेगर यू के लोगों को थोड़ा सा चेतावनी देने की कोशिश की थी। जैसे मैं आपको ठीक नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन शायद अच्छा नहीं होगा। वो प्लेगर यू छोड़ देती है। प्लेगर यू के लोगों ने मुझे बताया काफी बुरा हुआ। फिर वो डेली वायर पहुंच जाती है। मैं सोचता हूँ, हे भगवान, मेरे दोस्त DW में है, ये बहुत बुरा है। जाहिर है वहां भी सब कुछ खराब ही होता है। जिस दिन मैंने उससे मुलाकात की थी उसी दिन से एक सिलसिला है कि वो एक बेरहम और मानसिक रूप से अस्थिर इंसान है। मेरा मतलब है ये काफी गंभीर और बुरा है। ये सिर्फ अपने साथ काम करने वालों के साथ ही पागलों जैसा बर्ताव नहीं करती। चलिए कहानी सुनते हैं। अगर आप शक की बात करना चाहते हैं तो सुनिए, उसने शादी की और वो शायद अब तक की सबसे अजीब प्रेम कहानी है। मेरा मतलब है उसने अपने पति जॉर्ज से मुलाकात की और वो उसे मुश्किल से जानती थी और फिर उन्होंने बस शादी कर ली। ये कोई सोची समझी चाल है, ठीक है? हम बेवकूफ नहीं है, हम बेवकूफ नहीं है, ठीक है? हम बेवकूफ नहीं है। ये कोई ऑपरेशन है, ये कोई ऑपरेशन है। कैंडिस ने कथित तौर पर एक भीड़भाड़ वाले डिनर पार्टी में हिस्सा लिया जिसमें करीब 30 लोग थे। क्या आप अंदाजा लगाना चाहेंगे कि उसी टेबल पर और कौन बैठा था? चार्ली किर्क। क्या यह संयोग है? जब उसकी अपने पति से मुलाकात हुई तब चार्ली किर्क वहीं मौजूद था। उसी इवेंट में उसकी मुलाकात जॉर्ज फार्मर से हुई, जो मशहूर ब्रिटिश स्टोरी प्लेयर लॉर्ड माइकल फार्मर का बेटा है। यह कैंडिस अपने पति जॉर्ज के साथ इस बारे में बता रही थी। मैं तुम्हारे पास बैठी थी, पर तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। सही है, मैंने वही किया जो मैं पिछले 6 सालों से करता आ रहा हूँ। मैंने बस कुछ नहीं कहा और ये काम कर गया, और ये काम कर गया, काम करता है, बिल्कुल काम कर गया। और फिर तुमने मुझसे शादी कर ली, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता क्यों। हाँ, 18 दिन बाद हाँ हमारी सगाई हो गई। ये अजीब कहानी है। मुझे लगता है कि लोग मानते हैं शायद वो अपने टूटे दिल से उभरने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि चार्ली ने उससे शादी नहीं की। उसने किसी ऐसे इंसान से शादी की जो गोरे थे, उनकी तरह दिखते थे, अमीर टाइप के थे। मेरा मतलब है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो एरिका कुक से बहुत ज्यादा जलती थी और यही इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि है। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य वजह जिसकी वजह से हमें कैंडिस के बारे में बात करनी चाहिए वो है उसके बेचारे पति का ख्याल रखना। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे किसी इंसान से शादी करना कैसा होगा? ओ भगवान, बिल्कुल भी मजेदार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बस यही है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा, बेन है
ब्रैंडन है, जेरेमी बोरिंग शो है और एंड्रू कोवल है। ये सब हो रहा है। सबूत बस सामने आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन आपको सबूतों की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी आंखों की जरूरत है, ये देखने के लिए कि इस औरत ने क्या किया है, ये औरत क्या बन गई है और इसके क्या खतरे हैं। खैर, स्वागत है पुशबैक में। यहाँ आने के लिए धन्यवाद और इस मुद्दे के लिए अपना समय देने के लिए भी धन्यवाद।